हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। थोड़ा थोड़ा आप अवेयर होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से। क्या आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से? थोड़ा आप वीडियो प्ले करने से ही पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से समझने के मकसद ये है हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली संविधान संविधान जो है हमारा, उनको कैसे डिजाइन किया गया था, मतलब उनको कैसे फॉर्म किया गया था। दिस इज टोल्ड इन दिस सेट। कितने, देखो अभी मैं आपको सब बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या समझने मिलेगा। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है वो कब फॉर्म हुआ था, दूसरा है होगा आपको समझने मिलेगा किन किन का रोल था, तीसरा आपको मिलेगा किसने क्या बोला था, मतलब कि रिव्यू या व्यूज आप बोल सकते हो, वो सब क्या क्या मिला था, ये सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कैसे फॉर्म हुआ था, क्या बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन क्या है, सब कुछ इसमें A to Z बताया गया है। ठीक है, बेसिकली अब अगर हम समझे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में, तो डेमोक्रेसी के अंदर भी वहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स है दोनों सिटीजन और गवर्नमेंट के लिए। रूल्स किसके लिए है यहाँ पे? गवर्नमेंट्स के लिए और सिटीजन के लिए रूल्स है कि वो क्या करेंगे, उस रूल के तहत वो क्या करेंगे, उस रूल के तहत वो चलाएंगे किसको, जो स्टेट है आपका, इस स्टेट पे आपकी जो सरकार बनी है। मान लो फॉर एग्जांपल आप जिसको भी फॉर्म वोट करते हो, मान लो आप करते हो बीजेपी को, जो बीजेपी सरकार है स्टेट में, गवर्नमेंट स्टेट में, वो सिटीजन उसको वोट दे रहे हैं, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तब बन रही। तो वैसे ही, ठीक है। अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वहाँ का जो है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लंबे, मतलब फ्रीडम आज़ादी के लिए जब लंबा एक टाइप से स्टेप लिया गया था, उस टाइम पे नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने लड़ाई की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका में जो है नेल्सन मंडेला ने फाइट की थी, ठीक है। और फाइट क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते थे फाइट करके एक टाइप से साउथ अफ्रीका के अंदर अपना कब्जा बना ले। तो वो चाहते थे कि हाँ, हम अपना कब्जा बना ले, एक टाइप से फ्रीडम आज़ादी के लिए, अपने राइट्स के लिए। वही बोला कब्जा, मतलब अपने राइट्स आप बेसिकली समझ सकते हो, इक्वालिटी अमंग दी ब्लैक और वाइट पीपल में जो इक्वालिटी है उनके लिए। अलॉन्ग 7 अदर लीडर्स जो थे, नेल्सन मंडेला जो था वो सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट था 1964 में फॉर अपोजिंग दिस अपार्थाइड डिजाइन। उन्होंने 27 साल जो है वो स्पेंड किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 27 साल इन्होंने जो है, नेल्सन मंडेला 27 साल स्पेंड किया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। ये कई बार पूछ जाता है कितने साल किया था स्पेंड, तो साउथ अफ्रीका के अंदर 27 साल क्या किया था, स्पेंड किया था। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हैंड रिटन नोट्स इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे नोट्स हैं मेरे पास। बेसिकली इस चैप्टर में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बुक्स है जिसमें नोट्स लिखे हैं, बेसिकली वो अलग है, इस थोड़े से ज़्यादा पेजेस के नोट्स है, बट जो मैं भेजूंगा वो बेसिकली 5 to 6 पेजेस के हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आई नो, लेकिन हम करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या क्या अगर हम बात करें, स्ट्रगल क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड में क्या स्ट्रगल था?
क्या स्ट्रगल था अपार्थाइड में, कई बार पूछा जाता है। तो अगर देखें तो अपार्थाइड जो है वो नेम है सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यूनिक है साउथ अफ्रीका का, और ये इम्पोज करता है बाय वाइट यूरोपियन साउथ अफ्रीका। 17 और 18 सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है उसने कंट्रोल किया था साउथ अफ्रीका में फोर्स के द्वारा। लाइक इंडिया, कई सारे वाइट सेटल्ड थे, वाइट मतलब वाइट पर्सन जो जिनको हम बेसिकली बोलते हैं वो थे, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, वो सेटल थे और वो अपना शासन बना लिया था उन्होंने। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट, जो सिस्टम है अपार्थाइड का, वो डिवाइड हो गया पीपल ऑन द बेसिस ऑफ उनके स्किन कलर के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया कि आप वाइट हो, वाइट स्किन वाले तो आप इधर जाओगे, ब्लैक वाले इधर जाओगे, ऐसे डिवाइड कर दिया उसे। ठीक है, जो नेटिव था पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये बनाता है अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक। ब्लैक की पॉपुलेशन कितनी थी? ब्लैक की पॉपुलेशन कितनी थी साउथ अफ्रीका में? 3/4 थी आपकी। ठीक है, ब्लैक की पॉपुलेशन कितनी थी साउथ अफ्रीका के अंदर? अगर बात करें हम साउथ अफ्रीका में 3/4 थी आपकी। ठीक है, बेसिकली आपकी जो सिस्टम थी साउथ अफ्रीका में, इसमें अगर हम देखें कि जो नेटिव था साउथ अफ्रीका में बना था 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक पर्सन जिसको हम बोलते हैं, शायद 2 क्लासेस में थे। जो पीपल हैं मिक्स्ड क्लासेस, जिनको हम बोलते हैं कलर्ड और माइग्रेटेड इंडियंस। माइग्रेटेड इंडियंस जो बाहर से माइग्रेट करके आ जाते थे, ठीक है, बाहर से होकर के आते थे। जो वाइट रूलर्स थे वो ट्रीट करते थे सभी नॉन वाइट इन्फेरियर्स को, जो वाइट पर्सन नहीं थे, वाइट माइनॉरिटीज वाले लोग नहीं थे, उनको मतलब ट्रीट करते थे कि आप वाइट में आ जाओ, वाइट में आ जाओ। जो ब्लैक थे बेसिकली उनकी बात चलती है। जो अपार्थाइड सिस्टम वो पर्टिकुलरली अपोज करता है ब्लैक को इन द फॉलोइंग वे, कई तरीके से ब्लैक में अपोज करता है। अगर हम बात करें तो जो नॉन वाइट है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, उनके पास जो है वो फॉरबिडन है फ्रॉम लिविंग द वाइट एरियाज में। वाइट एरियाज में उनके पास कोई भी एक टाइप से फॉरबिडन वगैरह नहीं है। अगर आप देखें जो नॉन वाइट है वो वर्क करते हैं वाइट एरियाज में सिर्फ उनके पास जहाँ पे परमिशन है। ठीक है, नॉन वाइट्स वहीं पे वर्क कर सकते हैं जहाँ पे उनके पास परमिशन है। ट्रेन, बस और पब्लिक प्लेसेस, होटल, सिनेमा हॉल, स्ट्रीट, बेंचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सारे जो है सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं? एक क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन सेग्रीगेशन। ये क्वेश्चन जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो सेग्रीगेशन को डिफाइन करना है। सेग्रीगेशन बेसिकली होता क्या, मैं लिख देता हूँ आपका। ठीक है, तो सिंपली बोला गया क्या, सेपरेट फ्रॉम वाइट टू ब्लैक। सेग्रीगेशन मीन सेपरेट, आप बोल सकते हैं बेसिकली वाइट और ब्लैक्स में जो सेपरेट होता था, मतलब कि सिंपली आप समझ सकते हो कि जैसे कोई वाइट पर्सन है जो वैन से जा रहा है तो वैन से ही जाएगा, इसके साथ में कोई भी ब्लैक पर्सन नहीं आ सकता बेसिकली। ठीक है, सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है बिटवीन द, ये था। सेग्रीगेशन का क्वेश्चन कई बार आता है अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेग्रीगेशन का, इसमें बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब कई बार होता है ना कि सेग्रीगेशन, उससे कई अलग सारे वर्ड्स बने हैं, तो वो जो वर्ड्स बने हैं उनको देखते हुए वो बच्चों का माइंड चेक करती है सीबीएसई बेसिकली। तो फिर ये सारे क्वेश्चन डाल देती है कि सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, बेसिकली सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, वो सब आपका डाल देती है। मतलब सेपरेट होना, अलग होना, किसी चीज़ का अलग कर देना, बेसिकली वाइट माइनॉरिटीज़ का ब्लैक से अलग कर देना, वो सब सिंपली सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली वैसे होता है वाइट और ब्लैक का जब सेग्रीगेशन होता है, डिफरेंस होता है, उसकी डिफरेंस एक टाइप से आप बोल सकते हो, डिफरेंस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्वेश्चन आप थोड़ा एक बार मार्क कर लेना प्लीज, तो सेग्रीगेशन का क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है। ठीक है,
क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ ऊपर, तो आप एक बार कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन सेग्रीगेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करें ब्लैक्स जो है वो एंटर, उनके पास जो ब्लैक पर्सन थे उनके पास कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो चर्च के अंदर एंटर करे, क्योंकि ऐसे माना जाता था कि जो ब्लैक पर्सन है वो ऐसे क्या बोल सकते हैं उनको कि प्योर्स नहीं है, वो शुद्ध पर्सन नहीं है, वो अशुद्ध कर देंगे चर्च को, ऐसे माना जाता था इसलिए, ठीक है। जहाँ पे वाइट्स वर्कशिप करते थे, मतलब जो वाइट माइनॉरिटीज के लोग, वाइट पीपल जो थे उनके पास था राइट कि आप जा करके वर्कशिप पे जा करके आप पूजा पाठ कर सकते हो बेसिकली। तो उनके पास जो है राइट है कि वो अपने एसोसिएशंस को फॉर्म करे, वो अपने वाइट माइनॉरिटीज को बचाए, ये सारे उनके पास राइट्स थे। अब सिंस 1950 से क्या था, 1950 में क्या हुआ, एक ब्लैक कलर्ड इंडियन ने लड़ाई की थी अगेंस्ट अपार्थाइड। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, फाइट हुआ था। ब्लैक इंडियन ने एक लड़ाई की थी बेसिकली, वो 1950 में किया था बेसिकली, अगर हम बताए तो लड़ाई की थी 1950 में। और फिर इंडिया से जो फाइट किया था अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, तो इसमें एक लॉन्च हुआ था जिसको प्रोटेक्ट करते हुए मोनार्क को एक स्ट्राइक, एक धरना दिया गया था। उस धरने का नाम था, उस धरने में जो पार्टी थी उनका नाम था ANC। इसका फुल फॉर्म है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सिंपली इसका नाम था ANC का फुल फॉर्म, कई बार पूछ लेते हैं क्लास में, तो ANC का फुल फॉर्म होता है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कई सारे वर्कर्स थे, यूनियन से, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सेंसिटिव की फाइट ज्वाइन करते थे ANC इसको अपोज करने के लिए अपार्थाइड पे। बेसिकली अपार्थाइड डिक्लाइन कर देता था, मतलब मना कर देता था, जस्ट रेसिस्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज, कई सारे कंट्रीज के साथ जो रेसिस्ट होता था उसके कारण। जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थे वो कंटिन्यू करते थे कि वो रूल करेंगे बाय डिटेनिंग और टॉर्चरिंग द किलिंग थाउजेंड ऑफ, वो एक टाइप से बोलते थे कि हजारों जितने भी ब्लैक पर्सन, ब्लैक माइनॉरिटीज वाले लोग हैं उन सबको मार देंगे, ठीक है। अब क्या था, जब ये सब चल रहा था तो आपका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, संविधान पुराना चल रहा था। अब आया हमारा टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपका आया टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बढ़ेंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, मतलब एक नए पड़ाव की तरफ। अब सिंपली बता दो, हैज अ प्रोटेक्ट और स्ट्रगल फ्रॉम अपार्थाइड। अब जो हमने प्रोटेक्ट और स्ट्रगल किया अपार्थाइड सिस्टम्स में, वो इंक्रीज हुआ, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज किया था अपनी पॉलिसीज और अपनी डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज को, जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज और रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया जहाँ पे हटा दिया गया था। 28 साल जेल में बिताने के बाद, किसने जेल में बिताया था, नेल्सन मंडेला ने 28 साल जो है वो कहाँ पे बिताया था, जेल में स्पेंड किया था। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेल्सन मंडेला ने 28 साल कहाँ पे स्पेंड किया था बेसिकली, तो वो जेल में स्पेंड किया था। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 28 साल, और उनको रिलीज किया था फाइनली रात में 26 अप्रैल 1994 में फिर उनको
क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था कि हाँ ठीक है जाने दो, कुछ नहीं होता उनको। फिर कब देखो 28 साल उनको रखा था नेल्सन मंडेला को कि जेल में रखेंगे, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन लाने के अवसर पे। और फिर 26 अप्रैल को उनको फिर रिलीज कर दिया था, मतलब निकाल दिया गया था कि जेल से आप जा सकते हो डायरेक्टली। डेमोक्रेटिक स्टेट, फिर वहाँ रिपब्लिक बन गया डेमोक्रेटिक स्टेट एक टाइप से। साउथ अफ्रीका जो है इमर्ज हो गया, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट है वो आगे एंड होने और वो वे फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने लगे। क्या फॉर्म करने लगे, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब था इक्वालिटी ऑफ रेसेस। रेसेस इन साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पता चल जाना चाहिए आपको, ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं। जो इक्वालिटी था रेसेस ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जो ब्लैक लीडर्स हैं जिनको हम ब्लैक पर्सन या ब्लैक माइनॉरिटीज के लोग जिनको हम बोल देते हैं, वो अपील करते थे कि वो फॉलो करेंगे ब्लैक टू फॉरगिव, एक टाइप से माफ़ी मांगेंगे वाइट माइनॉरिटीज से उनके एट्रोटिक्स और कम्युनिटेड वाइल पावर। मतलब वो सोचते थे ना ब्लैक वाले कि यार हमारे पास इतना पावर है, हमारा हम कुछ भी कर सकते हैं, वाइट वाले कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, जैसे आप अपने भैया वगैरह के साथ करते हो, नहीं क्या हो रहा है भैया ही तो है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी बोल दो। अब क्या पता है यार वो वाइट माइनॉरिटीज वाले, हम ब्लैक माइनॉरिटीज वाले, ऐसे होता है ना, वैसे ही इस चैप्टर में बताया गया बेसिकली, ठीक है। ये चाहते थे कि ये बिल्ड करें नए साउथ अफ्रीका ऑन द बेस्ड ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बेसिस पे, मतलब वहां पे कोई भेदभाव ना हो, इक्वालिटी के बेसिस पे सभी बेसिस ऑफ और मैं और बेसिकली वुमेन्स का क्या करते थे, वैल्यू करते थे, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को बेसिकली वो बोलते थे कि नहीं बिल्ड करेंगे एक टाइप से। जो पार्टी है जो रूल करती थी थ्रू दी ऑपरेशन, और जो पार्टी जो लेड करती थी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल कॉम्प्रोमाइज टुगेदर, तो उसको हमने बोल दिया था कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला था हमने, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला था हमने, बेसिकली जो साथ में मिलके जो एक टाइप से स्टेप्स लेते हैं उनको हम सिंपली बेसिकली हम बोल सकते हैं। जो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हर 2 साल के बाद एक डिस्कशन होती है जिसमें सिटीजन जो है वो देते हैं अपने अपने राइट्स जो अवेलेबल होते हैं उनकी कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं वो सब, ठीक है। अब एक प्रेमलम, अब एक चीज और, आप अपनी पॉलिटिकल साइंस की नोटबुक में फर्स्ट पेज पे, अभी मैंने कोई नोट शेयर नहीं किया आपको, फर्स्ट पेज पे आपको बेसिकली जैसे नोटबुक है, ठीक है, इसका पन्ना, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, मतलब पहला पेज दूसरा पेज। अब जो पहला पेज है यहाँ पे आपका प्रेमलम पेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रेमलम पेस्ट करना है आपकी नोटबुक में। एज ए प्रेमलम आपको बुक में मिल जाएगा, देखो आपको अभी दिखाता हूँ मैं, वैसे ये रहा प्रेमलम, ये है सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये प्रेमलम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। बेसिकली आप गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी कहीं से भी आप ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। प्रेमलम जो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन से सभी के पास जो है वो बिकम द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पार्ट बन गए। एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वो करते हैं, रिस्पेक्टेड इन द पास्ट। जो साउथ अफ्रीका है कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर्ड करता है डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका वो बनाता है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका बनाता है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन बनाता है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो साउथ अफ्रीका का रोल होता है जो बनाता है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब नया चीज है, बहुत अच्छा चीज है, मैंने आपको कल वाली क्लास में पूछा था आपसे, अभी दोबारा एक टॉपिक आ चुका है, ठीक है। दोबारा टॉपिक आ चुका है, मैंने आपको कल वाली क्लास में पूछा था नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन,
सॉरी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पूछा था, मैंने राइट्स के बारे में पढ़ा था, पूछा था कि आपको राइट्स की क्यों जरूरत है। अब बेसिकली अब मैं ये पूछूंगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप हासिल करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहते हो, बेसिकली आप अगर बोला तो पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम देखें तो रोल प्ले यहीं से स्टार्टिंग था, साउथ अफ्रीका से एग्जांपल है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। नई डेमोक्रेसी में दोनों जो ब्लैक मेजोरिटी और वाइट माइनॉरिटीज़ के अभी स्टोरी पढ़ी है हमने बेसिकली, जो एक साथ रहते थे इक्वल डिस्पाइट मिशन। जो ब्लैक माइनॉरिटीज़ है वो चाहते थे कि वाइट मेजोरिटी रूल जो है और जो सोशल राइट्स है उनके साथ हो, वह जो वाइट माइनॉरिटीज़ वाला है वो चाहता था कि वो प्रोटेक्ट करे प्रिविलेजेस को और प्रॉपर्टीज़ को। आफ्टर टफ नेगोशिएशन, ये एक टाइप से स्टोरी बता रहा है, ठीक है। हम आते हैं पॉइंट्स पे, पॉइंट पे आते हैं कि क्यों हमें एक टाइप से सेफ गार्ड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। फॉर दिस सेफ गार्ड, एक अच्छा सा गार्ड मिलता है, सेफ गार्ड, सुरक्षा गार्ड। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जनरेट करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट जनरेट करता है, भरोसा एक टाइप से दिलाता है हमें। क्या जनरेट करता है, जनरेट ट्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेट बनाता है एक साथ, मतलब आपका संबंध बनाता है। क्या बनाता है वो, कोऑर्डिनेट बनाता है, कोऑर्डिनेट्स या आप बोल सकते हो संबंध बनाता है एक टाइप से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो उनके पास पावर है, एक टाइप से पावर होता है कि आप कोई भी डिसीजन वगैरह आप बेसिकली ले सकते हो, ठीक है। ये ले डाउन करवाता है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर को एक टाइप से नीचे करता है, बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, ये सारा आपको पता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी बेसिकली बात की गई है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना जा रहा है उसकी बेसिकली बात चल रही है यहाँ पे। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था, ड्रॉ अप हुआ था, कई सारे डिफिकल्टीज लगे थे, सरकमस्टांसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, आप बेसिकली आप जान सकते हो, ठीक है। जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूज और डाइवर्स कंट्रीज में, जैसे इंडिया जो है वो एक ईजी अफेयर नहीं है। अगर हम देखें जो कंट्री है वो बोर्न हुई है थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन के पार्टीशंस में, पार्टीशन मीन्स अलग अलग हुआ, ठीक है, ठीक है। पहले आपको अगर पता हो तो पाकिस्तान जो है वो अपने साथ अटैचमेंट था, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान लिंक्ड थे, बट उनको फिर अलग कर दिया गया था। वैसे डिफरेंस था, 10 लाख पीपल्स वहाँ पे मारे गए थे, दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर के दोनों साइड में। ब्रिटिश ने छोड़ दिया था कि जो डिसीजन तुम्हें लेना है वो आप तुम लो, हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अब था द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या पाथ है, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या पाथ है बेसिकली वो समझना है हमें। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्रिएटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जब आज़ादी चाहिए था उस टाइम पे ये सारे एक टाइप से है, मतलब लिंक्ड है। यहाँ पे डिफरेंट व्यूज है रिगार्डिंग व्हाट पाथ, हमें किस टाइप के पाथ चाहिए इंडिया में, ठीक है, आइडियाज एक्सेप्ट। अब जो था 1928 में एक पर्सन आए, 1928 में एक पर्सन आए जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू। बेसिकली ये क्या काम करते थे, क्या रोल प्ले करते थे वो समझना है। तो ये अदर कांग्रेस लीडर थे किसी और पार्टी के, मतलब कांग्रेस लीडर थे एक टाइप से बेसिकली आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में।
कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1931 में बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो बनी थी वो बनी थी 1933 में बनी थी। ठीक है, बेसिकली 1933 लीडर डिसाइड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक टाइप से लुक लाइक करें उनके ऊपर। अब कई बार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे आपको राइट टू वोट बेसिकली मिलता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ये सब आपको पता है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और वगैरह वगैरह आपको पता है। कॉलोनियल रूल जो इन्फ्लुएंस करता है डिजाइन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल, कई सारे पीपल्स है वोट करते हैं राइट्स को। ब्रिटिश है वीक लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द लिमिटेड वोटिंग सिस्टम। 37 इलेक्शंस, प्रोविंस लेजिस्लेचर, मिनिस्ट्रीज जो हेल्ड होते हैं ओवर ब्रिटिश इंडिया में। ये जो है यहाँ पे कोई फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। अगर हम देखें क्या यहाँ पे आपका कोई फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो आपका 1935 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था आपका? 1935 में आया था। याद रखना है, कई बार पूछ जाता है कि कब आया था। 1935 में आया था बेसिकली। अब क्या था यहाँ पे आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, ये सब। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही बन गया रशिया में। SSR लिख दे रहा हूँ बेसिकली अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में बन गया इंस्पायर्ड करते हुए। ठीक है, जस्ट कॉपी अदर डिड, मतलब एक टाइप से सोशल पे बेस्ड था, सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी पे बेस्ड था बेसिकली। अब है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब नेक्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टॉपिक का नाम डाल दो आप बेसिकली। अब इसका मतलब होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय असेंबली, मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ड्राफ्टिंग था, मतलब कितने लोग बेसिकली जो पर्सन्स थे जिन्होंने मतलब रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उनकी बात की गई है। तो वो सारे जो लोग थे मतलब बेसिकली उनकी बात की जा रही है इसमें। इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड हुआ था जुलाई 1946 में। 46 में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इलेक्शन हुआ था। फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी दिसंबर 1946 में। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद क्या हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिवाइड होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में डिवाइड होगी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्सिक्वेंसेस लिखे थे, जिसके अंदर 299 मेंबर्स थे इंडियन कॉन्सिक्वेंसेस में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, 299 पर्सन्स थे। अगर हम बात करें तो जो असेंबली थी वो अडॉप्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 26 नवंबर 1949 में आपका जो था कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका अडॉप्ट हुआ था। मतलब इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को ले लिया गया। बेसिकली अभी आपको मैं बताता हूँ, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिकली आपको ये तो फोर्स में ले लिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने लॉज वगैरह हैं वो आपको पहले मिल जाते हैं बाय थ्रू द, वो साइन वाइन नहीं हुए थे
जो लॉज बने थे उस पर साइन नहीं हुए थे, वरना आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट थी जो आपको अभी 26 नवंबर 1950 दिख रही है वो आपको पहले ही दिख जाती। ठीक है, अब बात करें इसलिए हम इस दिन के अवसर पे इसलिए हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आप बेसिकली हमें उस दिन एडॉप्शन हुआ था। असेंबली जो है डोमिनेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का पॉलिटिकल रीजन्स ग्रुप्स और वगैरह डिफरेंट लैंग्वेजेस जिस वगैरह। अब ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज, अब कई बार ये क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग चेयरमैन ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज। जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज है ना, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग किया था बेसिकली। ठीक है, उन्हीं का रोल प्ले था सब कुछ करने में, ड्राफ्ट किया था। जो डिस्कशन हुआ था ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो टुक प्लेस हुआ था क्लॉज बाय क्लॉज, मोर देन 2000 अमेंडमेंट यहाँ पे कंसिडर हुआ था। जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज के वो कंप्लीट करते थे वर्क 114 दिन में। ठीक है, मोर देन 2000 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बने थे। ठीक है, 2000 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बने थे। कितने बने थे, मोर देन 2000 प्लस बने थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बने थे बेसिकली। आप अगर बताऊं तो जिनको हमने बोल दिया था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो डिबेट्स वगैरह होते थे इनको हमने फिर क्या बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने इनको घोषित कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। ठीक है, अब था इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब वो कुछ बस थोड़ी देर और दे दो आप, 15 से 20 मिनट, बेसिकली आधा घंटा टाइम दे दो, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज में वो बेसिकली जो जो थे उनकी बात की गई है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले मेंबर थे, SVP करके लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनका था 1875 से 1950 तक का रोल। ठीक है, इनको हमने सिंपली क्या बोला था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनको हमने क्या बोला था, डिप्टी PM बोला था हमने, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी PM बोला था बेसिकली। और होम इंफॉर्मेशन वगैरह जो रखते थे इन्हीं का रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, अब बात है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू की अगर बेसिकली बात करें तो ये जो थी ये थी 1879 से 1949 तक का रोल प्ले था। ठीक है, आई नो आप लोगों को मतलब डेट्स वगैरह याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। इनका जो ये एक टाइप से कविता वगैरह लिखती थी, राइटर थी, एक टाइप से पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह करती थी वुमेन कांग्रेस में। ठीक है, जिनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर एक टाइप से इनको घोषित कर दिया था। ठीक है, इनको कहाँ का घोषित किया था, गवर्नर ऑफ यूपी का गवर्नर घोषित कर दिया गया था कि आप यूपी के गवर्नर हो। फिर आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था बेसिकली,
इसमें उन्होंने क्या किया था, ये प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये लॉयर थे, इनका रोल था चंपारण सत्याग्रह को चलाना। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 3 बार बन चुके थे प्रेसिडेंट, और ये आपको बेसिकली आपको जनरल नॉलेज के लिए पता ही होगा कि पहले प्रेसिडेंट हमारे थे इंडिया के, ठीक है। एस.सी. मुखर्जी जो थे वो 1887 से, मुखर्जी 1887 से आपके लेकर के 1956 तक थे। इनका रोल प्ले क्या था? इनका रोल प्ले था बेसिकली, ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, रेपुटेट करते थे ऑथर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल्स। फिर है कन्हैयालाल माणिक्याल मुंशी 1887 से 1971, ये एक टाइप से एडवोकेट थे, हिस्टोरिकल एडवोकेट थे अगर हम बेसिकली बात करें तो। और ये जो है कांग्रेस लीडर थे गांधीयन के, जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट को फॉर्म किया था, और इन्होंने बनाया था, इन्होंने खोजा था स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी खोजा था इन्होंने। फिर आते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, ए लिख देता हूँ बेसिकली। इनका जो रोल प्ले था, इनका रोल प्ले 1880 से 88 से लेकर के जो था वो था 58 तक। 1888 से लेकर 58 तक का रोल था। ये एजुकेशनिस्ट थे, मतलब एक टाइप से एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं, आप बोल सकते हो उन्हें। कांग्रेस लीडर थे, एडवोकेट थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इनको घोषित किया गया था। फिर है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, बेसिकली इनका फुल नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, 1891 से 1956। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज के, आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा रोल प्ले इन्होंने किया, ठीक है। अब है टी कृष्णाचारी 1899 से 1970, इन्होंने ये मेंबर थे एक टाइप से ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज के, इंटरप्रेन्योर और कांग्रेस लीडर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर इनको बोल सकते हैं, जो पैसा वैनेंस का। फिर है बालदेव सिंह 1901 से 1961, ये सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर लीडर थे, पैंथिक अकाली पार्टी के, पंजाब असेंबलीज में नॉमिनेट करते थे कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट के। फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और सप्लाई करते थे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, एजुकेशनिस्ट और लॉयर वगैरह का काम यही करते थे, हिंदू महासभा। फाउंडर थे प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ का सोमनाथ लहरी 1901 से 1984 में थे, ये राइटर थे, एडिटर थे, एक टाइप से लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने फिर एक टाइप से मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल के मेंबर बन गए थे लेजिस्लेटिव। अब जयपाल सिंह की बात आती है 1903 से 1970, ये एक टाइप से स्पोर्ट्समैन थे, टेस्टरी थे, और ये जो है वो कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी कैप्टन थे। टीम लेटर, ये जो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, आदिवासी पर्सन जो थे, फाउंडर थे झारखंड पार्टी के अंदर, ठीक है। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981, इनका जो काम था, ये क्या करती थी, ये एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट में, और वुमेन्स इंटरसेट करती थी, आंध्र महिला सभा को चलाती थी, कांग्रेस लीडर थी एक टाइप से, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वगैरह का काम करती थी। अब है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे कैसे गाइडिंग वैल्यूज थे, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, जिनको हम सिंपली फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेसिकली। जवाहरलाल नेहरू भी थे आपके इसमें, ठीक है।
अगर हम बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, बट ये जो मेंबर थे वो फॉलो करते थे वायलेंस को। 1931 में इन्होंने एक्सप्रेस किया था खुद के मैगजीन्स वगैरह को, यंग इंडिया नाम से मैगजीन इन्होंने किया था 1931 में, मैगजीन किया था यंग इंडिया। यंग इंडिया के नाम से मैगजीन इन्होंने किया था, ठीक है। ये सब बताया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रोल है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बस यही बताया गया। जवाहरलाल नेहरू एक टाइप से इग्नोरेंस थे, कंट्रोल करते थे डिजीज वगैरह कंट्रोल करने का काम ही नहीं करता। अब है फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लास्ट टॉपिक है आपका ये, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वैल्यूज थे, चलो आप पहले ये सारी चीजें आप पहले लिख लो, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। लिख लिया, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे आप, ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक करके आप ले सकते हो दोबारा। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली बोल रहा है, जहाँ पे सिंपली तो द वैल्यू इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल वेर अ फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, मतलब एक टाइप से फाउंडेशन वगैरह का रोल प्ले करता है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेमलम है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वो गाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को गाइड करता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, आर्टिकल प्लीज़ याद कर लो, आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी केस लड़ने के लिए जाओगे ना, कहीं भी कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कहीं भी कुछ भी है, आप वहाँ पे उसको बता सकते हो कि आर्टिकल किस सेक्शन के तहत या आप किस आर्टिकल के तहत आप इसे ले रहे हो या आप इसे कुछ बोल रहे हो। अब जो प्रेमलम है वो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनिंग और इवेल्युएट एनी लॉ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज गुड और बैड। ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली किसको बोलते हैं? प्रेमलम, जो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड एग्जामिनिंग, गुड और बैड का जो बात बताता है, बैड का जो बात बताता है यही बताता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेमलम कंटेन करता है फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। जो प्रेमलम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिया गया है नीचे, प्रेमलम नीचे दिया गया, आपके बुक में भी दिया गया है, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, हैविंग ए सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हम जो लोग हैं वो सोवर्जिन है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और वो सेक्योर करते हैं सभी सिटीजन्स को। अब जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है और फेथ है, वर्कशीट। इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी को प्रमोट करना है, इक्वालिटी। फर्टर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ इंडिजिनिटी द नेशन। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो 26 डे ऑफ नवंबर था, 26 नवंबर 1949 इन्हें अडॉप्ट किया था, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन फ्रॉम CBSE 2026, आपके बुक में प्रेम्बलम का फोटो दिया हुआ है। ये रहा आपका प्रेम्बलम। अगर नहीं दिया, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं, आप बेसिकली मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो, आपको मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकता हूँ, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे, इन योर फर्स्ट पेज नोटबुक, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो बेसिकली क्लास सेशन, उसके फर्स्ट पेज पे आपको ये पेस्ट इट डाउन करना है, पेस्ट करना है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। आपको इससे अच्छा मतलब थोड़ा सुंदर फॉर्म में आपको NCERT बुक में मिल जाएगा। आपको जिसका चाहिए था NCERT का चाहिए तो NCERT का मुझसे मांग सकते हो, या गूगल इमेजेस में आप ले सकते हो बेसिकली।
गूगल इमेजेस में आप ले लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो प्रैमलम में यूज हुए हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद तो हमारा ये खत्म। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के पीपल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है इंडाक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाया गया है। सोवरेन, इंडिया जो है वो फ्री कंट्री है, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं है, डिक्टेट नहीं करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सोशलिस्ट, वेल्थ जो है वो जनरेटेड है सोशली और वो शेयर किया जाएगा सभी सोसाइटीज़ को। सेकुलर, वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन सेम है, ठीक है, और सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, सेम या आप बोल सकते हो इक्वल ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेटिक, वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पीपल्स को इलेक्ट करे, रूलर्स को, और होल्ड करे अकाउंटेबिलिटी से। अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट के हेड। चलो मैं नाम लिख देता हूँ, तो इतना टाइम नहीं है आपको, मैं पूरा लिख दूँ। विद द पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल ऑफ इंडिया, सेकेंड सोवरेन, थर्ड इज सोशलिस्ट, फोर्थ इज सेकुलर, फिफ्थ इज डेमोक्रेटिक, sixth is republic, seventh is justice, eighth is liberty, ninth is equality, 10th is fraternity। ये आपके, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सोवरेन, सोवरेन में बोला जाता है बेसिकली द फ्री कंट्री, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है जो डायरेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सोशलिस्ट, वेल्थ, वेल्थ जो है वो जनरेटेड होता है सोशली और शुड बी शेयर्ड इक्वली, मतलब सभी के पास इक्वल शेयर किया जाएगा, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। सेकुलर, वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन जो है उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है, एंड रिस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हम अडॉप्ट करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, वो होल्ड देम करते हैं अकाउंटेबिलिटी से। रिपब्लिक, हम हेड है, स्टेट्स के हेड है और इलेक्ट करते हैं पर्सन्स को और उनके हेरिडिटरी पोजीशन को। जस्टिस, लॉ है, should not be discriminate between citizen on the basis of caste, religion, उनके बेसिस आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, on the basis of caste, religion, gender, poor rich के आप बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। लिबर्टी, सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लिबर्टी। इक्वालिटी, सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट्स है, वोट्स है, वो सारे। फ्रेटर्निटी, वो रिस्पेक्ट करेंगे फीलिंग बोथ और ऑन द वन शुड ट्रीट विद फेलो सिटीजन। एक टर्म्स है जो सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ये प्रैमलम में 42 कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। अब है नया टॉपिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है, ये लिखे हुए छोड़ दे रहा हूँ अभी क्योंकि आप लिखोगे अभी, मुझे पता है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन लास्ट टॉपिक, लेकिन एक आपसे मुझे एक बात करनी थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है।
देखो अभी मुझे पता है, मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपका पूरा सिलेबस हो जाता है 9th का, लास्ट में हम एक बार गो थ्रू करेंगे जिसका जिसका मैंने नहीं करवाया है एमसीक्यू वगैरह, बस उसमें एमसीक्यू वगैरह करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी बोले गए, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जितने बोले गए वही करेंगे और बाकी नहीं करेंगे हम। इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन है। इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन सिंपली क्या बोलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली अबाउट पुटिंग द वैल्यूज और फिलोसफी और इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट को पुट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटेल उनके अरेंजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट टाइप से, इंस्टीट्यूट कैसे अरेंज किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को, न्यायालय को कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं प्रोविजन अपने और अमेंडमेंट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो चेंजेस हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपली हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है सिंपली कि जो चेंज हो रहा है ना, संशोधन, हम हिंदी में उसको बोलते हैं संशोधन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में, संशोधन बोलते हैं हम उसको हिंदी में। एक टाइप से चेंज वेंज हो रहा है, जो ले डाउन हो रहा है प्रोसीजर और चूज कर रहे हैं पर्सन्स को, अगर हम बात करें, या अपडेट कर रहा है एक टाइप से, रेगुलरली रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। जो ले डाउन हो रहा है प्रोसीड्योर और जो चूज कर रहे हैं पर्सन्स को, गवर्नर द कंट्री, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आता है। ये डिफाइन करता है कैसे, हाउ मच पावर इट विल टेक डिसीजन, कितना पावर हमारे किसी भी डिसीजन को लेने में लगेगा, वो सब। ये पुट करता है लिमिट्स को, क्या गवर्नमेंट्स डू करेगी, प्रोवाइड करेगी कुछ राइट्स वगैरह सिटीजन्स को, वो सब वॉलेट ना हो, ये सब कौन पता करता है, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का काम है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं देखता हूँ आपको अगला चैप्टर क्या करवाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हो गया। अगला चैप्टर का नाम लिख लो आप। बेसिकली मैंने आपको ये पढ़ा दिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा दिया। तो आपका अगला चैप्टर जो होगा वो होगा अगर मैंने पढ़ा दिया तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप मैंने पढ़ा दिया तो हम कोई दूसरा चैप्टर कर लेंगे, नो इशू। तो थैंक यू नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। आपने बहुत मेहनत किया आज की क्लास में, 1 घंटे की क्लास थी। सो थैंक यू नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।